बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास फिजिक्स पंजाब बोर्ड, हमारा चैप्टर नंबर 12 कंटिन्यू है वेव्स। लास्ट टाइम हमने 12.3 टॉपिक पढ़ा था। 12.4 है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी अंदर जो है वो रिफ्लेक्शन भी करती हैं, रिफ्रैक्शन भी करती हैं, डिफ्रैक्शन भी होती है, इंटरफेरेंस भी होती है। तो इसके लिए जो है ना हम इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो इसके लिए एक लेबॉर्ट्री में आप कह लें या फिर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहते हैं रिपल टैंक। रिपल टैंक जो है वो इस तरीके से शीशे का एक टेबल होगा, ये टेबल होगा और उसकी ये सारी जो है ना वो शीशे की बनी होगी ये। और इसके ऊपर हम जैसे थोड़ा सा पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद यहाँ पे वाइब्रेटर है, मोटर है, ऊपर से लाइट होती है, नीचे हमारे पास स्क्रीन, आप कह लें कि प्लेन वाइट पेपर होता है। वो मीटर रूलर के साथ हम जो है ना वो मेजरिंग के लिए हमने मीटर रूलर भी रखा होता है ताकि हम वेवलेंथ वगैरह मेजर कर सकें। तो जैसे ही वाइब्रेटर को ऑन किया जाता है तो वाइब्रेटर जैसे ही ऑन होगा, वाइब्रेशंस होंगी तो यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ये जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। वेव्स की रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को स्टडी करने के लिए आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ध्यान में रखना है। लाइट भी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, इसमें रिफ्लेक्शन होती है। तो जब लाइट जो है वाइट लाइट ये किसी स्मूथ सरफेस पर टकराती है, मिसाल के तौर पे ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, मिरर स्ट्रिप है, सॉरी। जब मिरर स्ट्रिप है तो जो रे ऑफ लाइट आती है, रोशनी आती है, टकरा कर वापस मुड़ जाती है। अब ये जो फॉर एग्जांपल अगर आप सनलाइट या सूरज की रोशनी में खड़े हो, वहां पे अगर आप शीशा रखते हैं तो आप देखते हैं कि उसका इमेज दीवार पे साइड पे बन रहा होता है। वो यही वजह होती है कि जो लाइट सनलाइट आती है उस मिरर स्ट्रिप के साथ टकराती है, टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होकर दीवार पे अपना इमेज बना रही होती है। तो ये जो स्ट्राइक कर रही होती है यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे होती है, और ये जो वापस जा रही होती है ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। और अगर हम जो है वो यूं दरमियान में यहाँ बना लें तो ये नॉर्मल होती है, ठीक है, ये 90 के एंगल पर होगी। तो लिहाजा नॉर्मल और इसके साथ जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। मींस कि जितना चेंज होता जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन भी उतना चेंज हो जाएगा। जितना ये यहाँ से टर्न होगा उतना ही ये जो रे ऑफ लाइट और इधर से आएगी वो रिफ्लेक्ट होके और उसका एंगल चेंज हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सेम चीज़ हम इसमें देखते हैं कि ये मिरर स्ट्रिप हमारे जो ग्लास के इसका है फेस, उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि कोई ऑब्स्टिकल रख देते हैं या रुकावट रख देते हैं। तो जैसे ही वेव्स आती हैं आके टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। अगर ऑब्स्टिकल से आगे टकरा रही होती हैं तो ये देखें, जो यहाँ से आएंगी वो टकरा के इधर मुड़ जाएंगी, जो यहाँ से आएंगी वो टकरा कर नीचे की तरफ मुड़ जाएंगी। तो ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो इसको रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। ऐसी सूरत में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, जैसे लाइट में जो है वो बताया। सो रिफ्लेक्शन क्या हुआ? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इन अनदर मीडियम। कि जब आगे टकराती हैं, टकराने के बाद किसी एक सरफेस के साथ आगे टकराती हैं तो वो एक खास एंगल पे वापस मुड़ जाती होती हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखें रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है कि जब, अब इसकी भी लाइट से एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है, जो रे ऑफ लाइट आएगी उसको सीधा गुजरना चाहिए, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये जैसे ही, ये है एयर, एयर है रेयर मीडियम, और ये है ग्लास। ग्लास जो होता है ये डेंसर मीडियम होता है, यानी कि कंपैरेटिवली सख्त है। तो जैसे ही इसमें से गुजरेगा तो ये थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगी, जब बाहर निकलेंगी दोबारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में देखें, जब वो एक मीडियम एयर से दूसरे मीडियम डेंसर ग्लास में दाखिल हुई तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, और उसके साथ साथ इसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। ये एयर है, एयर के अंदर इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ इन मीटर पर सेकेंड, जबकि ग्लास के अंदर होती है ऑलमोस्ट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसकी डायरेक्शन भी देखें थोड़ी सी चेंज होगी और स्पीड भी चेंज होगी। ये चीज़ जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। सेम इज़ द केस विद वेव्स। वेव्स भी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं, यानी कि डीप से शैलो, कम गहरे से ज़्यादा गहरे, या इसमें जाएंगी, तो ऐसी सूरत में उनकी भी
डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और थोड़ी सी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। जैसा कि अगर पानी थोड़ी सी ऊपर वाली सतह है, वहाँ से अगर हल्का सा थोड़ा सा भी अगर नीचे कर्व होगा तो आप देखेंगे जाते वक्त स्पीड चेंज हो जाएगी, और जैसे स्पीड चेंज होगी फिर प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी, थोड़ी सी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, उसका वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। उसके लिए आप ये डायग्राम देखें कि ये देखें, ये जो है वो डीप वाटर है, डीप वाटर से जब वो शैलो वाटर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे देखें इसकी डायरेक्शन ये है, जबकि इसकी डायरेक्शन ये, थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। उसके साथ साथ वेवलेंथ भी, ये देखें ये वेवलेंथ और ये वाली वेवलेंथ दोनों में फ़र्क है, तो लिहाजा इसका मतलब हो गया स्पीड चेंज हो गई। तो जब स्पीड चेंज होती है तो फिर ऐसी सूरत में वेवलेंथ चेंज होती है, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है स्पीड बढ़ने के साथ साथ। तो लिहाजा बाय डेफिनेशन क्या हो गया, सो व्हेन अ वेव पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एट एन एंगल इट्स वेवलेंथ एंड स्पीड चेंजेस कॉजिंग द वेव्स टू चेंज डायरेक्शन। तो उस सूरत में उसकी जो वेवलेंथ और स्पीड है वो चेंज हो जाती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, जिससे रिफ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डिफ्रैक्शन कहते हैं टर्निंग ऑफ वेव्स फ्रॉम कॉर्नर्स व्हेन दे पास थ्रू एन ऑब्स्टिकल, यानी कि जब वो किसी ऑब्स्टिकल या किसी रुकावट में से गुजरते हैं तो ऐसी सूरत में उनकी जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ से वेव्स बेंड होना शुरू हो जाती हैं। सो बेंडिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम द कॉर्नर से मुड़ जाना वो डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ये ऑब्स्टिकल है और दूसरा ये ऑब्स्टिकल है, पीछे से वेव्स आ रही हैं, जैसे ही वो इस ऑब्स्टिकल में से गुजरेंगी बाहर तो ऐसे कॉर्नर्स की तरफ से टर्न होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो बेंडिंग होती है कॉर्नर से वेव्स की, ये जो है वो डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहलाती है। अब अगर यही जो है वो ऑब्स्टिकल या रुकावट थोड़ी इसमें ज़्यादा होगी वेवलेंथ उससे, तो देखें यहाँ से जाएंगी तो इसकी टर्निंग कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। अगर तो उसके वेवलेंथ से कम है तो ऐसे में बेंडिंग ज़्यादा होगी, वेवलेंथ की जितनी है तो फिर थोड़ी ज़्यादा बेंडिंग होगी। और अगर इनके दरमियान में, ऑब्स्टिकल के दरमियान में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, जो स्लिट आपने रखी हुई है, एक यहाँ पे है दूसरी यहाँ पे जाके है, तो ऐसे में ये बहुत थोड़ी सी जो है वो टर्न होगी कॉर्नर्स की तरफ से। ये उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखें, कहते हैं व्हेन द साइज ऑफ स्लिट इज वाइडर देन द वेवलेंथ, ठीक है, स्लिट का साइज जो है वो वेवलेंथ से ज़्यादा होता है। ओनली अ बेंडिंग एट द एजेस, तो थोड़ी सी एजेस से बेंड होती हैं, जब उसके बराबर होता है तो ज़्यादा, जब उससे कम होता है तो बेंडिंग बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ये डायग्राम आपकी बुक में गिवन है सारी। नेक्स्ट देखें, सेस्मिक एंड सोनामिक वेव्स। सेस्मिक एंड सोनामिक वेव्स क्या होती है? सेस्मिक वेव्स आप ध्यान में रखें कि ऐसी वेव्स होती हैं जो कि ज़मीन में से गुजर रही होती हैं, ख़ास तौर पे जब अर्थक्वेक, ज़लज़ले या फिर वॉल्केनिक एरप्शन या आतिशफिशां फटते हैं, कोई धमाका होता है, ऐसी सूरत में वेव जो ज़मीन के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं वो सेस्मिक वेव्स कहलाती हैं। अब ये होती है प्राइमरी वेव्स। कौन सी होती हैं? प्राइमरी सेस्मिक वेव्स वो वेव्स होती हैं कि ये सबसे तेज़ फास्टिक वेव्स होती हैं और सबसे जल्दी डिटेक्ट होती है। इससे हमें पता चल जाता है कि जो भी अर्थक्वेक है उसका सेंटर कहाँ पे, चूँकि ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ होंगी। सो वहाँ पे मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज़ होती हैं, लिक्विड में कम, गैसेज में कंपैरेटिवली उससे भी कम होती हैं। तो जैसे हमने पीछे साउंड की ट्रैवल पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही ये भी, जैसे ही ज़मीन के नीचे इरप्शन होती है तो वाइब्रेशंस होती हैं, तो पहले कंप्रेशन, फिर रेयरफेशन, कंप्रेशन, रेयरफेशन, इस सूरत में ऊपर की तरफ वेव्स आती हैं और उसके बाद उनको डिटेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज सोनामिक वेव। सोनामी वेव जो है ना, ये अब ये ध्यान में रख लें कि ये वेव्स ऐसी वेव्स हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं वाटर में। जो सेस्मिक वेव्स थी वो प्रोड्यूस हो रही थी लैंड पे, सॉइल पे, ज़मीन पे, ये पानी के अंदर होंगी। यानी कि ये होती, ये भी वॉल्केनिक एरप्शन से ही है, लेकिन जो आतिशफिशां वगैरह और ये समंदर जो है वो उसके निचली तहों में जाके, जैसे ही कोई वॉल्केनो एरप्शन होती है, आतिशफिशां फटता है तो ज़मीन में वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन के नतीजे में समंदर में बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं, जिसे सुनामी कहा जाता है। अब ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि वेव्स जो वॉल्केनिक एरप्शन है वो कहाँ हुई है। अगर तो वॉल्केनिक एरप्शन जो है वो ऐसी जगह पे हुई है जहाँ पे पानी बहुत गहरा है, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत डीप है, ऐसी सूरत में जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो भी बहुत ज़्यादा होंगी, 30 मीटर 100 मीटर ऊंची ऊंची हो जाएंगी। और जो कम गहरा है, जो शैलो है, वहाँ पे इनकी जो हाइट होगी वो कंपैरेटिवली कम होती है। प्रॉपर्टीज़ हैं, वेव स्पीड डिक्रीजेज, जैसे जैसे वो शैलो, कम गहरा होगा, वैसे वैसे वो ज़्यादा जो है वो
वेव स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। पीछे प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, जैसे स्पीड डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ जो है वो ऑटोमेटिकली तौर पे ज्यादा हो जाएगी। कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेसेंट वेव बिकम स्मॉलर, अगर उस सूरत में स्पीड तेज हो जाएगी तो फिर वो वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कहता है मोर वेव्स राइड एट द शोर इन शॉर्टर टाइम, ठीक है, जितना पीछे वाइब्रेशन ज्यादा होंगी तो उतनी ही ज्यादा किनारे के ऊपर वेव्स पहुंचेंगी। एम्पलीट्यूड एज एनर्जी गेट्स कंप्रेस्ड इन द स्मॉलर स्पेस द वेव्स हाई इंक्रीजिंग सफिशिएंटली, तो ऐसी सूरत में ज़्यादा एम्पलीट्यूड या ज़्यादा हाई वाली वेव्स प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद इन्होंने एक जो है वो जिक्र किया हुआ है इसका सुनामी का। 2004 में एक सुनामी आया था अर्थक्वेक, ठीक है, वो इंडियन ओशन में, और उसके नतीजे में इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 15 मीटर हाइट तक जो है वो प्रोड्यूस हुई थी वेव्स, और तकरीबन 230,000 2,30,000 के करीब की लोग जो है उसमें मारे गए थे। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसके चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।